नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू के कॉमर्स अकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिंस। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 12th के एसपी नहीं 11th के एसपी का चैप्टर नंबर 4 जो है, जिसका नाम डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी फॉर्मेशन करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA। ठीक है, तो ये तो हम जान चुके हैं कि MOA प्राइमरी डॉक्यूमेंट है। MOA का डेफिनेशन देख चुके हैं, लेकिन MOA बनता कैसे है, मतलब उसमें क्या क्या होता है, दैट इज क्लॉजेस ऑफ MOA हम देख रहे हैं। फ्रेंड्स, इसका प्रीवियस लेक्चर जो था, हमने इसमें सिर्फ 2 क्लॉजेस कवर किए जो जरूरी थे, ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, उसको हमने टाइम दिया, लेकिन आज क्लॉजेस ऑफ MOA हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट, बिफोर स्टार्टिंग दिस वी जस्ट हैव टू सी, आज कुछ गुड थॉट लिखा हुआ है, देखते हैं। थॉट ने एक्चुअली वर्ड लिखा हुआ है गोल। तो आई जस्ट वॉन्ट टू से स्टूडेंट्स, आप जिस फेज में हो, आप जिस एज में हो, आपका गोल सेट होना चाहिए। दिस इज द टाइम यू शुड सेट योर गोल। ओके, अभी नहीं तो कभी नहीं। गोल सेट करने की कोई एज नहीं होती बच्चों। बचपन में जब कुछ ऐसे साइंटिस्ट लोग हैं कि स्टार्टिंग में जो कुछ एज उनका सीखने का था, मतलब जो स्टूडेंट थे, तब से उन्होंने एम देख लिया कि मुझे ऐसा करना है। ओके, जस्ट विजन रख लिया। अगर आपको पता होगा फेसबुक, ऑफ कोर्स फेसबुक किसको नहीं पता सर, मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक कहाँ पे ढूंढा है? कॉलेज के एक प्रोजेक्ट में। कॉलेज का उनको एक प्रोजेक्ट था और वो प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए उन्होंने फेसबुक बनाया था। ठीक है, जस्ट अ कम्युनिकेशन नेटवर्क। उनको एक थॉट आया कि यार अब कॉलेज का मतलब लास्ट ईयर चल रहा है, जस्ट सेंड ऑफ हो जाएगा, सेंड ऑफ के बाद बाकी सब जनता जिसके उसके काम में लग जाएंगे, तो हम कनेक्ट कैसे रहेंगे? सर व्हाट्सएप है ना, सर कॉल है ना, नंबर है ना। बच्चों, ये आज की बात नहीं है, बहुत सालों पहले की बात है। फेसबुक जब इन्वेंट हुआ उसके पहले ज़्यादा सोशल मीडिया एक ऑर्कुट था, लेकिन वो भी इतना स्ट्रांग नहीं था। तो कोई सोशल प्लेटफॉर्म नहीं था ज़्यादा इतना स्ट्रांग कि जहाँ पे हम फोटो शेयर कर सके, एक दूसरे के साथ हमारी जो क्या चल रहा है लाइफ में वो शेयर कर सके, या फिर कम्युनिकेशन कर सके। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। ठीक है, सो जस्ट फ्रेंड्स कनेक्ट हो, इसलिए एक फेसबुक नाम की कंसेप्ट बना। एक छोटा सा प्रोजेक्ट था कॉलेज का, वो बनाया। और उनका विजन तो देखो भाई, फेसबुक एक कॉलेज के प्रोजेक्ट में जहां पे बनाया था बस सबमिशन के लिए, और वो आज वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट सोशल मीडिया नेटवर्क है। ओके, क्या दिमाग में क्या था? गोल। पहले तो स्टार्ट सिर्फ छोटे से गोल से हुआ था, क्या हम सब फ्रेंड्स लोग कनेक्ट हो जाए एक दूसरे से बस। लेकिन जब उनका विजन बड़ा हुआ, उन्होंने सोचा नहीं यार, हम 10-20 लोग थोड़ी फ्रेंड्स है। दुनिया में ऐसे कितने फ्रेंड्स है जो एक दूसरे से दूर है, जो ऐसे रिलेटिव्स है, एक दूसरे से डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड रहना चाहते हैं। तो क्यों ना ये कंसेप्ट बढ़ाई जाए। पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर दिया भाई, पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर दिया। आपके कोई भी फॉरेन में हो जो फ्रेंड्स है, जस्ट नाम डाल दो फेसबुक पे, मिल जाएगा, पक्का उसका अकाउंट होगा, कनेक्ट हो जाओ इजीली। ओके, गोल बड़ा होना चाहिए, तब काम बड़ा होगा। ठीक है, तो बी अ गोल अचीवर एंड बी विथ बिग गोल इन योर लाइफ। स्टूडेंट्स, इसी के साथ करते हैं हम हमारा क्लॉजेस ऑफ MOA का स्टार्ट। फ्रेंड्स, क्लॉजेस ऑफ MOA देखो 6 आधा डजन क्लॉजेस है उसमें। फर्स्ट इज नेम क्लॉज, एड्रेस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, एंड लास्ट इज एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ठीक है, सबसे पहले हम नेम क्लॉज के बारे में बात करते हैं। सर वो तो हमने कल कर लिया, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं बच्चों। ठीक है, अब नेम क्लॉज में क्या रहेगा बच्चों? इसमें कंपनी का नाम रहेगा। ठीक है, कंपनी एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है और पर्सन सेपरेट है, तो कंपनी का जो नाम है लीगल आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए, वो इसमें होता है। और नाम रखते हुए बस आपको केयर लेना है कि किसी रिलीजन की भावनाएं ब्रेक ना हो, कोई लॉ ब्रेक ना हो, और आप ऐसा नाम ना रखो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है उनका लोगो, ट्रेडमार्क या नाम का कॉपी ना कर रहे। ठीक है, तो आइडेंटिकल नाम ना रखे, सेपरेट नाम होना चाहिए, यूनिक नेम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, इस सब के साथ याद रखो, अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना रहे हो, ओके, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो आपके कंपनी का जो भी नाम होगा उस नाम के आगे लिमिटेड लिखना जरूरी है। ठीक है, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी तो PVT LTD, और 1 पर्सन कंपनी अगर होगी तो नाम के आगे ब्रैकेट में आपको OPC लिखना जरूरी है, मतलब आपको दिखाना जरूरी है कि हमने 1 पर्सन कंपनी स्टार्ट की है, OPC। ठीक है, हाँ, साथ में ये भी कंडीशन बोल दिया उन्होंने कि जो कंपनी आप स्टार्ट करोगे, आपका जो बिजनेस का प्लेस रहेगा,
उस बिजनेस के प्लेस के आउटसाइड, मतलब जो बैनर बोर्ड लगाते हैं ना हम शॉप को, वैसे तो एवरी कंपनी शाल पेंट और अफिक्स इट्स नेम एंड एड्रेस ऑफ द रजिस्टर ऑफिस आउटसाइड इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस। तो जो प्लेस ऑफ बिजनेस है उसके आउटसाइड में आपको कंपलसरी आपकी कंपनी का नाम पेंट या फिर अफिक्स करवाना जरूरी है। ठीक है सर, अगर हमने कंपनी का नाम रख दिया तो क्या नाम चेंज कर सकते हैं? यस बच्चों, कर सकते हैं। कौन कर सकता है, कौन सी सिचुएशन में कर सकते हैं? एक तो कंपनी खुद भी नाम चेंज कर सकती है, या फिर अगर पब्लिक कंपनी से प्राइवेट लिमिटेड हो गई या प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड हो गई तो नाम बदलेगा ना, क्योंकि आगे फॉर एग्जांपल के लिमिटेड मेरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी, अब मैं प्राइवेट बन गया तो नाम क्या बन जाएगा? के पीवीटी एलटीडी, राइट ना, मतलब चेंज हुआ ना, लिमिटेड की जगह प्राइवेट लिमिटेड आया, या फिर उल्टा प्राइवेट लिमिटेड की जगह अगर मैं लिमिटेड में आ गया मतलब पब्लिक में, तो ऐसे सिचुएशन में नाम चेंज होगा तो वो भी हम नाम चेंज कर सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट ने कुछ डायरेक्शन दिया कि आपका नाम चेंज करो क्योंकि आपका नाम किसी दूसरे कंपनी से मैच कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में भी हम नाम चेंज कर सकते हैं। तो नेम अगर कंपनी का चेंज करना रहा तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। तो जनरल मीटिंग कंडक्ट करो, सब शेयर होल्डर्स को बुलाओ, स्पेशल मेजोरिटी मतलब 75% या फिर 3/4 मेजोरिटी जिसे हम बोलते हैं, उतने मेजोरिटी के साथ सब लोगों ने अगर फेवर में बोल दिया तो डन, आप नाम चेंज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज एड्रेस क्लॉज। एड्रेस क्लॉज में क्या है? अगर आपके मतलब आपने इंडिया में कंपनी स्टार्ट की है, कितने भी प्लेस ऑफ बिजनेस हो, लेकिन हर कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, रजिस्टर्ड। ठीक है, सो आपको एड्रेस क्लॉज में मेंशन करना जरूरी है कि आपका लोकेशन क्या है, आप कहाँ पे बिजनेस कंडक्ट कर रहे हो। ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सा है, और वो भी कब? कंपनी स्टार्ट होने के नेक्स्ट 30 डेज के अंदर, कंपनी इनकॉर्पोरेट जब हुई उससे आगे 30 डेज के अंदर आपकी कंपनी का एक रजिस्टर ऑफिस कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है, तो आप कंपनी के रजिस्टर ऑफिस का लोकेशन बताओ, कहाँ पे? एमओएम में मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इट इज द एड्रेस टू विच ऑल कम्युनिकेशन एंड नोटिसेस विल बी सेंट। बच्चों, अगर आपको कंपनीज एक्ट को सपोज आरओसी को नोटिस भेजनी है, इनकम टैक्स वालों को कम्युनिकेशन करना है, या फिर और जो भी अथॉरिटीज है उनको कम्युनिकेशन करने के लिए यही एड्रेस रहेगा। ठीक है, नोटिस भेजने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, सो ऑन। उसके बाद हर कंपनी का जो लीगल बुक्स है, स्टैच्यूटरी, स्टैच्यू मतलब लॉ, STATUE, स्टैच्यू मतलब लॉ, स्टैच्यूटरी मतलब लीगल, तो जो लीगल बुक्स है, जो रिकॉर्ड्स है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, वो सब कुछ आपको रजिस्टर ऑफिस पे रखना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट अल्टरेशन ऑफ एड्रेस क्लॉज। चलो, हमने एड्रेस क्लॉज में सब कुछ मेंशन कर दिया, लेकिन अब हम एड्रेस चेंज कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स कंपनी के एमओए में भी चेंज करना पड़ेगा। यस बच्चों, करना पड़ेगा, लेकिन कब? सपोज हमने रजिस्टर ऑफिस चेंज किया वन प्लेस टू अनदर, लेकिन सिटी सेम है, एक ही सिटी में हमने प्लेस चेंज किया, सो नो अल्टरेशन इज मेड इन एमओए। तो मेमोरेंडम में कोई अल्टरेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, हमने ऑफिस चेंज किया, एक ऑफिस से एक सिटी से दूसरे सिटी में गए। ठीक है, सिटी चेंज किया, या फिर चलो सिटी का ही कंटिन्यू करते हैं। हमने अगर सिटी चेंज किया बच्चों, सेम स्टेट में है, बस एक सिटी से दूसरे सिटी में विद इन सेम स्टेट, तो हमें जनरल मीटिंग कंडक्ट करके स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। जनरल मीटिंग में जब 75% पीपल फेवर में बोलेंगे यस, तब जाके वो अल्ट्रेशन करना पॉसिबल होगा, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अल्ट्रेशन करके हम अपडेट देंगे नए एड्रेस का। ठीक है, और तीसरा, अगर हमने स्टेट चेंज किया, रजिस्टर ऑफिस पहले महाराष्ट्र में था, अब रजिस्टर ऑफिस दिल्ली में कर रहे हैं, तो स्टेट चेंज कर रहा हूं मैं। अगर मैं स्टेट चेंज कर रहा हूं तो मुझे दो रिक्वायरमेंट है। पहली बात तो ये स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में, और साथ में ही जो रीजनल डायरेक्टर होते हैं, रीजनल डायरेक्टर, कंपनी के रीजनल डायरेक्टर होते हैं, तो उनसे आपको परमिशन लेनी पड़ती है। गवर्नमेंट ऑफिस है रीजनल डायरेक्टर नाम का, तो वहां से आपको परमिशन लेनी पड़ती है कि मैं आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज शिफ्ट कर रहा हूं, रजिस्टर ऑफिस, तो उनके अप्रूवल के बाद ये हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट, नाम से समझ रहा है कि बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या है, बिजनेस क्या करना चाहती है, राइट? चलो देखते हैं। द क्लॉज डिफाइन द ऑब्जेक्ट फॉर विच कंपनी इज फॉर्म। कंपनी बनी किस लिए है, कंपनी का पर्पस क्या है, ये ऑब्जेक्ट क्लॉज देख के समझता है। इट इंडिकेट्स, इसमें क्या दिया जाता है? रेंज ऑफ एक्टिविटीज द कंपनी कैन अंडरटेक। तो कंपनी क्या क्या कर सकती है,
कौन से बिजनेस कर सकती है, वो ऑब्जेक्ट क्लॉज में दिया जाता है. ओके, दिस क्लॉज स्टेट्स इन डिटेल द मेन ऑब्जेक्ट फॉर विच कंपनीज इज टू बी इनकॉर्पोरेटेड and also describe any other activity it may undertake if necessary. Okay, so main object or other activities. For example, मैंने क्लासेस स्टार्ट किए, ठीक है, क्लासेस स्टार्ट किए, ये मेरा मेन ऑब्जेक्ट, मैंने कंपनी स्टार्ट कर दी के लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड, तो मुझे ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखना पड़ेगा कोचिंग क्लासेस. ठीक है, फिर उसमें मैं मेंशन करूंगा कोचिंग क्लासेस रिलेटेड टू साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, डाल दिया सब कुछ, क्योंकि कल अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट भी किया तो कौन वापस चेंज करेगा यार मेमोरेंडम में, तो लिख के रखते हैं ना. मेन बिजनेस क्या है, कोचिंग, फिर उसमें कौन से फिर रिलेटेड एक्टिविटीज जो है वो भी हम लिख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी मस्ट नॉट बी इलीगल, इमोरल और अगेंस्ट द पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी और इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कंपनीज एक्ट और एनी अदर लॉज. जो कंपनी फॉर्म की, बच्चों हमने कंपनी स्टार्ट की, राइट, के प्राइवेट लिमिटेड नाम से. अब ये कंपनी का जो एमओए है उसमें ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, बट याद रखना ऑब्जेक्ट इलीगल नहीं होना चाहिए. ओके, आपने फॉर एग्जांपल टोबैको बैन है, महाराष्ट्र में टोबैको बैन है, और आपने पार्टनरशिप कर ली एक पर्सन के साथ और कंपनी फॉर्म की पूना में, और वहां पे लिखा हुआ है क्या कि हमने कंपनी स्टार्ट की है टोबैको बेचने के लिए. अरे लेकिन टोबैको तो यहाँ पे बैन है ना, तो मतलब इलीगल हो गई वो चीज, तो इलीगल बिजनेस आप नहीं कर सकते. ओके, अलाउड नहीं है. नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी इमोरल. इमोरल मतलब ऐसा गलत ना हो, फॉर एग्जांपल किडनैपिंग, स्मगलिंग, किडनैपिंग या फिर मर्डर, तो जो इमोरल है, गलत है भाई, मॉरली ऐसा नहीं करना चाहिए. ठीक है, इनजस्टिस है, तो ऐसा बिजनेस नहीं चलेगा. नेक्स्ट, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी. पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट, पब्लिक पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट पब्लिक पॉलिसी सेट करती है, तो उसके अगेंस्ट आप नहीं बोल सकते कुछ. नेक्स्ट, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट कॉन्ट्रावेंशन भाई मतलब कंपनीज एक्ट ने अगर फॉर एग्जांपल कुछ बोला हुआ है कि आप ये चीज नहीं कर सकते और आप वही चीज कर रहे हो, मतलब कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट जा रहे हो ना, तो नहीं चलेगा भाई. ओके, तो ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्ट क्लॉज में. नेक्स्ट, द कंपनी कैन नॉट डू एनीथिंग बियॉन्ड और आउटसाइड द स्कोप ऑफ ऑब्जेक्ट. कंपनी का एक बार ऑब्जेक्ट सेट हो गया कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बाहर कंपनी कुछ नहीं कर सकती. बस वो जो बॉक्स है ऑब्जेक्ट नाम का, फॉर एग्जांपल हमने बोल दिया कि 10 ऑब्जेक्ट है हमारे, हम ये कर सकते हैं, उसके बाहर आप नहीं जा सकते, वही कंटिन्यू करना पड़ेगा. इट कैन डू एनीथिंग विच इज इंसिडेंटल टू एंड कॉन्सिक्वेंशियल अपॉन द ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन दिस क्लॉज. कंपनी कुछ भी कर सकती है जो दिए हुए ऑब्जेक्ट क्लॉज से रिलेटेड है. ओके, ऑब्जेक्ट क्लॉज जो हमने मेंशन किए हुए हैं, उसके अलावा हम कुछ कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, लेकिन वो उससे रिलेटेड होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट, इंसिडेंटल मीन्स देखो यहाँ पे दिया हुआ है रिलेटेड टू मेन एक्टिविटी, तो मेन एक्टिविटी से रिलेटेड. नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंशियल, रिजल्टिंग फ्रॉम मेन एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी करने की वजह से क्या हुआ, तो ये तो ठीक है, डिक्शनरी एक मीनिंग है, कोई जरूरत नहीं है. नेक्स्ट, हाँ ये मुद्दे की बात बच्चों, ये आपको एग्जाम के लिए आ सकता है 1 मार्क के लिए. फिल इन द ब्लैंक्स, आंसर इन 1 सेंटेंस, कुछ ना कुछ. सो देखो क्या है, एनी एक्ट डन बाय कंपनी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी डैश डैश. तो याद रखना अल्ट्रा वायर्स. ओके, और व्हाट इज मीन बाय अल्ट्रा वायर्स भी आ सकता है, इसलिए याद रखना एनी एक्ट डन बाय कंपनी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट के अलावा कुछ किया तो ये अल्ट्रा वायर्स होता है. एंड विल बी वॉइड, तो ये वॉइड होता है, हैव नो लीगल वैलिडिटी. वॉइड मतलब इसके लिए आपको कंपनी एक्ट सीखना पड़ेगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूं मैं. वॉइड मतलब समझ लो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, उसको लीगल पावर ही नहीं है. ठीक है, तो आप कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज लिखते टाइम प्रॉपरली फ्रेम करें. क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लॉज में अगर आप कुछ लिखना भूल गए ना, वो एक्टिविटी आप नहीं कर सकते. ऑब्जेक्ट क्लॉज में जितना लिखा हुआ है वही एक्टिविटीज हम कर सकते हैं, या फिर उससे रिलेटेड एक्टिविटीज. ओके, तो अगर आपने कंपनी के पावर के बाहर कुछ किया, उसके अलावा कुछ किया, तो उससे बोलते हैं अल्ट्रा वायरस. ULTRAYIRES, अल्ट्रा वायरस. ठीक है, अब ये देखो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस ये क्या है, तो देखते हैं. वायरस नहीं रहे, वायरस. ठीक है, द वर्ड अल्ट्रा मीन्स बियॉन्ड. ओके, अल्ट्रा मतलब बियॉन्ड, एंड वायर्स मीन्स पावर, मतलब बियॉन्ड पावर. अल्ट्रा वायर्स मीन्स, तो अल्ट्रा वायर्स मीन्स
बियॉन्ड द पावर ऑफ मेमोरेंडम, मेमोरेंडम में जो पावर दी है उसके अलावा, उसके उपरांत, उसके आगे कुछ कर रहे हो आप, बियॉन्ड, दैट इज अल्ट्रा वायर्स। तो देखो, द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर स्टेट्स दैट एनी एक्टिविटी डन बाय कंपनी विच इज बियॉन्ड द पावर ऑफ कंपनी will be null and void and legally ineffective even if all member have agreed to such act. Okay, अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स समझ लो, ये क्या है। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स क्या है? ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स की बात कर रहा था मैं बच्चों। फॉर एग्जांपल मान लो, किस्सा सुन लो, फिर आपको समझ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। कंपनी ने एमओए बना लिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लॉज बना लिया, ऑब्जेक्ट में लिख दिया कि हम स्टेशनरी का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। अब हुआ ऐसा कि कंपनी का एक डायरेक्टर है, उसने क्या किया, फर्नीचर परचेस कर लिया, फर्नीचर का बिजनेस करने लग गया। उसको लगा कि फर्नीचर में अच्छा पैसा है, कंपनी का फायदा है ना, तो सबको पैसा मिलेगा, कर लेते हैं फर्नीचर का बिजनेस। भाई ने कर दिया स्टार्ट, ऑर्डर कर दी, ओके, ऑर्डर कर दी, परचेस सेल चल रहा है भाई का। लेकिन क्या वो चलेगा? अलाउड ही नहीं है, कर नहीं सकता, उसके पावर के बाहर है, ठीक है, वो इनइफेक्टिव है, टोटली नल है। मतलब फॉर एग्जांपल, इस चीज के पैसे कंपनी ने दिए ही नहीं, वो डायरेक्टर ने क्या किया, फर्नीचर के बाय कर लिया कंपनी के लिए, लेकिन उसके पैसे नहीं दिए। सामने वाला फर्नीचर वाला आया, केस करने लगा कंपनी पे, तो कोर्ट ने बताया भाई तेरा केस हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि तूने इनको फर्नीचर सेल करने के पहले इनका एमओए चेक करना चाहिए था। उसने बोला मुझे क्या पता है फर्नीचर का बिजनेस करने वाले, अगर ऐसा बोला तो शायद उसको माफ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर उसको पता है कि ये कंपनी का फर्नीचर का बिजनेस करने वाले और एमओए में लिखा हुआ है स्टेशनरी का बिजनेस, मतलब उनके पावर के बाहर हो गया ना ये, तो ये इनवैलिड है भाई, पैसे नहीं मिलेंगे, निकल जा तू, ठीक है। फिर हुआ ऐसा, कंपनी के डायरेक्टर ने जो किया, तो कंपनी ने उसके बाद शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाई। शेयर होल्डर मतलब ओनर होते हैं, सबको बुलाया और बोला भाई हमने ऐसा ऐसा किया, लेकिन कंपनी के फायदे के लिए किया, क्या आपको कबूल है? सबने बोल दिया यस हमें कबूल है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने जो किया वो सही किया, हमें सबको कबूल है। तो क्या वो एक्सेप्ट हो जाएगा? क्या वो लीगल हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसी को बोलते हैं ना, क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। वो जो एक्ट है वो इनइफेक्टिव ही रहेगा लीगली, उसको पावर मिल ही नहीं सकती, लीगल पावर। सब शेयर होल्डर ने भी बोल दिया, तो भी वो एक्ट अगर बियॉन्ड पावर है तो उसको लीगल राइट नहीं मिल सकता, ठीक है। नेक्स्ट, thus a company cannot undertake any object or activity not stated in object clause, इसलिए कंपनी ऑब्जेक्ट क्लॉज के अलावा कुछ काम नहीं करती, ठीक है। इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन, अगर अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन कर लिया तो क्या होगा? द एक्ट विच आर अल्ट्रा वायर्स आर कंसिडर नल एंड वॉइड। तो अगर ऐसा कोई एक्ट है जो अल्ट्रा वायर्स है, मतलब बियॉन्ड द पावर कुछ कर दिया कंपनी ने, तो इट इज नल एंड वॉइड, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कंपनी कैन नॉट sue another or nor any third party file a case against company for such act। तो उल्टा भी हो सकता है ना, कंपनी ने किसी को उधारी में फर्नीचर बेच दिया, सामने वाला पैसा ही नहीं दे रहा है, कंपनी केस करने गई तो कंपनी को उल्टा पूछ लिया कोर्ट ने, तुम बिजनेस किसका करते हो? फर्नीचर का? नहीं, स्टेशनरी का ना, तो क्यों बेचा उसको फर्नीचर? कुछ ने बोला फर्नीचर बेचने के लिए, बिजनेस नहीं तो कब से स्टार्ट कर दिया तुमने, नहीं मिलेगा पैसा, जाओ निकल के। कुछ नहीं हो सकता। मतलब कंपनी भी किसी पे स्यू, दैट इज केस नहीं कर सकती, और कोई थर्ड पर्सन भी कंपनी पे स्यू, दैट इज केस नहीं कर सकता, ठीक है, अगर वो अल्ट्रा वायर्स है तो, बियॉन्ड द पावर है तो, ठीक है। नेक्स्ट, मेंबर्स ऑफ कंपनी कैन गेट इंजंक्शन फ्रॉम कोर्ट टू स्टॉप द कंपनी फ्रॉम डूइंग एनी एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर्स। अरे इंजेक्शन मतलब वो डॉक्टर और पेशेंट वाला नहीं रे वो वाला नहीं। यहाँ पे ना कोर्ट क्या करती है, कोर्ट एक टाइप से नोटिस देती है, ओके, ऑर्डर देती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर फ्रॉम कोर्ट टू स्टॉप द एक्ट, मतलब इंजेक्शन बोले तो उन्होंने डायरेक्ट ये दे दिया, ये लो भाई ऑर्डर, अब स्टॉप कर दो, अब ये फर्नीचर का बिजनेस जो भी था आज से स्टॉप, इसके आगे नहीं होना चाहिए, इसे बोलते हैं इंजेक्शन, ठीक है। सो कोर्ट अकॉर्डिंगली ऑर्डर देती है और वो एक्ट स्टॉप कर देता है। नेक्स्ट, डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, अगर किसी डायरेक्टर ने मेमोरेंडम के बाहर, मतलब बियॉन्ड मेमोरेंडम कुछ पावर नहीं थी, फिर भी अगर कुछ एक्ट किया, सो देखो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी आर पर्सनली लायबल फॉर
अल्ट्रा वायरस एक्ट, तो उस डायरेक्टर को पर्सनली पकड़ो, उसको पैसा भरने को बोलो, तू तेरे जेब से ला, तेरे घर से ला और पैसे भर, कंपनी नहीं भरेंगी। क्यों? क्योंकि तूने कंपनी के पावर के बाहर की चीज की है। तू तो कंपनी का डायरेक्टर है, तुझे समझना चाहिए कंपनी के एमओए में क्या लिखा है, तूने ये किया ही कैसे, तू खुद भर पैसे, कंपनी नहीं भरेगी। ठीक है। द स्टेक होल्डर हैव राइट टू इंश्योर दैट द कंपनी यूज देयर मनी फॉर द ऑब्जेक्ट मेंशन इन द मेमोरेंडम। और इवन जो स्टेक होल्डर मतलब उसमें शेयर होल्डर भी आते हैं, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स, जो इन्वेस्टर्स है, जिन्होंने पैसे कंपनी में इन्वेस्ट किए हुए, वो कंपनी को पूछ भी सकती है, भाई हमने जो आपको पैसे दिए हैं, हमने आपसे शेयर्स लिया, डिवेंचर लिया या और कुछ, हमने आपको जो पैसे दिए हुए हैं, क्या आप बिजनेस के पर्पस के लिए यूज कर रहे हो ना? जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि कंपनी का क्या पावर है, उसी के लिए यूज कर रहे हो ना? ये पूछने का अधिकार है हर शेयर होल्डर, हर स्टेक होल्डर के पास। ठीक है। नेक्स्ट, अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज। अब कंपनी का ऑब्जेक्ट चेंज करना है। कंपनी इतने साल जो बिजनेस कर रही थी वो अब चेंज करना है। इतना इजीली तो होगा नहीं। सो देखो, कंपनी में चेंज इट्स ऑब्जेक्ट क्लॉज एज एंड व्हेन इट फील्स इट इज नेसेसरी टू डू सो फॉर सर्वाइवल और ग्रोथ। तो कंपनी को जब लगा कि कंपनी सर्वाइव करने के लिए या ग्रोथ करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट क्लोज करना है तो कर सकते हैं, लेकिन कैसे? स्पेशल रिजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड इन जनरल मीटिंग फॉर अल्टरिंग द ऑब्जेक्ट क्लॉज। तो सब शेयर होल्डर्स को मीटिंग में बुलाओ, उनके सामने प्रपोजल रखो, अगर स्पेशल रिजोल्यूशन से पास हो गया, लोग एग्री हो गए 3/4 पीपल, देन वी कैन चेंज अवर ऑब्जेक्ट क्लॉज। नेम क्लॉज, एड्रेस और ऑब्जेक्ट, तीनों में हमने देखा कि अगर क्लॉजेस में चेंज करना है तो कंपलसरी जनरल मीटिंग बुलवा के स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट इज लायबिलिटी क्लॉज। अब ये क्या है? द क्लॉज स्टेट्स दैट एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के जो मेंबर्स है उनकी लायबिलिटी कितने तक है, ये लायबिलिटी क्लॉज में दिया जाता है। ठीक है। तो कितने तक है, क्या इसमें टाइप है, देखते हैं। इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, ओके, मतलब कंपनी ने शेयर्स इशू किए हुए हैं और उसे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है? दिस क्लॉज स्टेट दैट द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट अनपेड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द मेंबर। बच्चों, हमने पहले भी देखा हुआ है कि कंपनी के केस में लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड मतलब कितनी? अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द मेंबर। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मैंने कंपनी का एक शेयर्स परचेस किया है, ओके, शेयर से 150 रुपीज का, लेकिन मैंने वो परचेस किया है, अब तक मैंने उनको पेमेंट किया है सिर्फ 55 रुपीज। मतलब सर ऐसा होता है क्या? हाँ बच्चों, कंपनी जब शेयर्स इशू करती है ना तो पूरा पैसा स्टार्टिंग में नहीं मांगती है, थोड़ा थोड़ा पैसा मांगती है। ठीक है। सो 150 रुपीज का शेयर है और कंपनी ने अब तक कितने रुपए लिए हमसे? 55। ठीक है। तो कितने पे करना बाकी बच्चों? मतलब मेरे कितना पैसा देना बाकी है कंपनी को? ₹95 पर शेयर, राइट। तो अगर कंपनी लॉस में है, कंपनी डूब गई, कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी सबसे पहले ओनर को कॉल करेंगे। ओनर मतलब कौन? शेयर होल्डर। मैं भी तो शेयर होल्डर, मैं भी ओनर हूं। मुझे बोला घर से पैसे लेके आओ, बोला कितने लाने पड़ेंगे? बोले जितने पैसे होंगे लेके आओ, बहुत कंपनी को लॉस हुआ है। मैं बोला रुको, मेरे शेयर्स कितने हैं? 2 शेयर्स है ना, 95 × 2, 95 मतलब कैसे लाया? अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स, 150 में से 55 तो दे दिया ना हमने, तो जो यस 95 अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स इनटू जितने भी शेयर्स हो गए उतने पैसे मुझे देने पड़ेंगे, ये मेरी लायबिलिटी। ओके, लेकिन उतने तक लिमिटेड है ना, इसलिए इसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है। आगे, सिमिलरली इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। बच्चों, एक ऐसी भी कंपनी होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ओके, अब ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या है? देखो इसमें क्या होता है। दिस क्लॉज स्टेट्स द अमाउंट विच इवन एवरी मेंबर गारंटी टू पे टुवर्ड द एसेट ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप और टुवर्ड द कॉस्ट और एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। मतलब क्या बच्चों, कंपनी स्टार्ट हुई, ठीक है, और कंपनी कैसी है? लिमिटेड बाय गारंटी। अब ये लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है? मान लो कंपनी के 20 मेंबर है, ठीक है, तो यहां इस केस में कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में ऐसा होता है, अगर कंपनी लॉस में हो, अगर कंपनी लॉस में हो तो हर पर्सन को कुछ पैसा देना पड़ेगा।
कुछ मतलब कितना, लायबिलिटी कितने तक पैसा देना पड़ेगा, जो कंपनी को मेंबर ने ऑलरेडी गारंटी दी है। मतलब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी अगर रही ना, तो जब मैं कंपनी का मेंबर बनूंगा ना, तो मुझे पूछा जाएगा कि आप कितने की गारंटी दे रहे हो। मैंने बोला 2 लाख की गारंटी, जिस दिन कंपनी बंद होने पे आएगी तो मैं 2 लाख रुपए दूंगा। इसे बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ओके, तो ऐसे केस में, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के केस में मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा। दिस क्लॉज स्टेट दैट अमाउंट विच एवरी मेंबर गारंटीज, हर मेंबर ने जितनी गारंटी दी है कंपनी को, उतना पैसा हर मेंबर को देना पड़ेगा टुवर्ड्स द एसेट्स ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। तो वाइंडिंग अप के टाइम में पैसे रहेंगे। और अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी सिर्फ इमेजिनरी है, रियलिटी में नहीं है। इन केस ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी विथ और विदाउट शेयर कैपिटल, दिस क्लॉज स्टेट्स दैट लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज अनलिमिटेड। तो अगर किसी ने कंपनी ऐसे स्टार्ट की जिसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड है, ओके, तो लायबिलिटी अगर अनलिमिटेड हुआ तो वैसे कंपलसरी लायबिलिटी क्लॉज में मेंशन करना पड़ता है कि लायबिलिटी किस पर्सन की लायबिलिटी कितनी अनलिमिटेड है। ठीक है, नेक्स्ट, अल्टरेशन ऑफ लायबिलिटी क्लॉज। यस, हाँ, ओके, आपका सवाल यह है कि सर अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी रही, जो आपने अभी बताया, ठीक है, ऐसी वाली कंपनी है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर पैसे कम पड़े तो क्या सर सबको लाने पड़ेंगे? दूसरी चीज, सर अगर कंपनी का मेंबर बनना रहा तो क्या सबको पैसे गारंटी देनी पड़ेंगी? यस बच्चों, देखो ऐसा है, अगर गारंटी देनी तो आप बोलोगे सर हर एक पर्सन तो कम से कम पैसे का गारंटी देगा, कम से कम अमाउंट का गारंटी देगा ना कोई भी। नहीं भाई मैं सिर्फ 50,000 लाऊंगा, सामने वाला बोल रहा है नहीं मैं सिर्फ 10,000 लाऊंगा। तो जितनी आप गारंटी लोगे उतना आपका प्रॉफिट शेयरिंग भी मिलेगा। ऐसा ही होगा ना, कुछ रिस्क अगर उठा रहे हो तो प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा। तो रियलिटी में कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी, मुझे तो ये सिर्फ इमेजिनरी कंसेप्ट लगता है, मैंने ऐसा कभी सुना भी नहीं है रियलिटी में। अगर रियलिटी बताओ ना, कौन सी कंपनी होती है? फर्स्ट वन, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, यही कंपनी होती है जिसमें कंपनी ज्यादा से ज्यादा लायबिलिटी कितनी होती है हमारी? अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय अस। हमने जितने शेयर्स लिए हुए उस पे जो अनपेड अमाउंट है मैक्सिमम उतनी ही लायबिलिटी होती है, और वही रियलिटी है, बाकी सब सपना है। नेक्स्ट, अल्टरेशन ऑफ लायबिलिटी क्लॉज। अब लायबिलिटी क्लॉज चेंज करना है। फॉर एग्जांपल, लायबिलिटी अब तक लिमिटेड थी, अब अनलिमिटेड करना है, या फिर अनलिमिटेड की लायबिलिटी लिमिटेड करना है, या फिर उसमें कुछ चेंज करना है। सो देखो, द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी रूल्स मेड देयर अंडर डज नॉट कंटेन एनी प्रोविजन रिगार्डिंग अल्टरेशन ऑफ लायबिलिटी क्लॉज। तो लायबिलिटी क्लॉज के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया कंपनीज एक्ट में, ठीक है। लेकिन 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 लीगली स्पीकिंग, वैसे तो देखो इन्होंने बोल दिया ऑलरेडी, कंपनीज एक्ट में कहीं पे दिया ही नहीं है कि इसमें चेंज कर सकते हैं लायबिलिटी क्लॉज में, ओके। लेकिन देखो, लीगली स्पीकिंग द रिलेशनशिप बिटवीन अ मेंबर एंड कंपनी इज कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। कंपनी और जो मेंबर है उनका एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है ना। मैंने अगर शेयर्स लिया तो मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना कंपनी के साथ। इफ एनी चेंजेस इज टू बी मेड इन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर, इट हैज टू बी डेल्ड, इट हैज टू बी विद द कंसेंट ऑफ मेंबर एंड दैट टू इन राइटिंग। देखो बच्चों, आपने पैसे किससे लिए हैं कंपनी में? मेंबर्स से, राइट। और उन्हीं मेंबर्स की लायबिलिटी चेंज करने पे तुले हो आप। फॉर एग्जांपल, मैं क्या करूंगा, कंपनी स्टार्ट करूंगा, ठीक है, और सबको बोल दूंगा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर से, लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर से। लोगों ने फटाफट पैसे इन्वेस्ट कर दिए और बहुत सारे पैसा भी आ गया, कंपनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब मैंने सब क्या सोचा, सबकी लायबिलिटी लिमिटेड है, अगर बिजनेस लॉस में गया तो क्या, हम लिमिटेड से अनलिमिटेड कर देते हैं। सबको बता दिया कि आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो गया आज से। ऐसा कैसे चलेगा भाई? आपने जिस दिन पैसे लिए उस दिन क्या बोला था? लायबिलिटी लिमिटेड रहेगा, तो लिमिटेड ही रहेगा ना, अनलिमिटेड कैसे हो जाएगा? ऑब्वियसली लोग थोड़ी एक्सेप्ट करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में
इनका कहना है अगर लायबिलिटी चेंज करना ही है, कंपनीज एक्ट में तो कुछ बोला ही नहीं, कंपनीज एक्ट में बोला ही नहीं है कि चेंज कैसे करे लायबिलिटी क्लॉज। ओके, नो एनी इंफॉर्मेशन अबाउट अल्टरेशन, लेकिन इन्होंने दिया हुआ है लीगली, मतलब लॉजिकली दिया है इन्होंने। अगर लॉजिकली सोचे, अगर हमें किसी पर्सन की लायबिलिटी चेंज करनी है तो उसी पर्सन का रिटर्न में कंसेंट लेना पड़ेगा, तो रिटर्न में कि वो एग्री, हाँ भाई मेरी लायबिलिटी चेंज हो रही है और मैं एग्री हूं, तो हम चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कैपिटल क्लॉज। अब ये कैपिटल क्लॉज क्या है? अरे सर सिंपल है ना सर, इसमें कैपिटल लिखा होगा कि कितना कैपिटल आया बिजनेस स्टार्ट करते टाइम, ऐसा कुछ होगा, राइट? चलो देखते हैं। दिस क्लॉज स्टेट्स दैट अमाउंट ऑफ कैपिटल विथ विच कंपनी इज रजिस्टर्ड। तो कैपिटल क्लॉज में दिया जाएगा कि कंपनी स्टार्ट हुई तो उनके पास कितना कैपिटल था, ठीक है? दिस कैपिटल इज हेंस कॉल्ड, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड कैपिटल। तो कंपनी उसके लाइफ टाइम में ज्यादा मैक्सिमम कितने शेयर इशू कर सकती है? सो देखो, दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल विच कंपनी इज ऑथोराइज्ड टू रेज, हेंस इट इज कॉल्ड एज ऑथोराइज कैपिटल। बच्चों वो तो आज स्टार्ट हुई फॉर एग्जांपल, लेकिन कंपनी आज नहीं, कंपनी उसके लाइफ टाइम में कितने शेयर इशू कर सकती है, कितना कैपिटल रेज कर सकती है, तो वो जो मैक्सिमम लिमिट होता है उसे बोलते हैं रजिस्टर्ड या फिर ऑथोराइज कैपिटल। ओके, तो इन केस ऑफ अ कंपनी विथ शेयर कैपिटल, इन केस ऑफ कंपनी विथ शेयर कैपिटल, मतलब कंपनी कौन सी है? शेयर कैपिटल वाली। दिस क्लॉज स्टेट दैट द टोटल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल in terms of total number of shares and fixed value per share called face value of shares. ओके, कैपिटल क्लॉज है ना, और कंपनी कौन सी है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स, ऐसी वाली कंपनी है। तो हमें कैपिटल क्लॉज में लिखना पड़ेगा कि हम मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर सकते हैं लाइफ टाइम में, और उसकी फेस वैल्यू कितनी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ मैंने कंपनी रजिस्टर करते टाइम लिख के रखा कि 1 करोड़ शेयर इशू कर सकता हूं, और एक शेयर 100 रुपीज का रहेगा, मतलब 100 करोड़ हो गया ना वो। तो ये हो गया मेरा टोटल ऑथोराइज कैपिटल, दैट इज रजिस्टर्ड कैपिटल। तो ये लिखा रहेगा कैपिटल क्लॉज में। ओके, इफ अ कंपनी वांट टू इशू मोर शेयर्स, इफ कंपनी वांट टू इशू मोर शेयर्स, मतलब ऑथोराइज कैपिटल था, उसमें लिखा था कि मैंने 1 करोड़ शेयर्स इशू कर सकता हूं 100 रुपए के हिसाब से, मतलब 100 करोड़ हो गया, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे शेयर्स इशू करने हैं। इफ कंपनी वांट टू इशू मोर शेयर्स टू रेज मोर फंड, देन द अमाउंट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल देन कंपनी हैज टू अल्टर द कैपिटल क्लॉज। देखो बच्चों, अमेजॉन आज वर्ल्ड में वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस है, तो क्या उन्होंने कंपनी जब स्टार्ट की थी तब सोचा होगा कि हम कितना कैपिटल रेज करेंगे? चलो ये तो फॉरेन का एग्जांपल हो गया, उनके लिए कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। रिलायंस का एग्जांपल ले लो, रिलायंस ने क्या सोचा होगा कि हमारा 50,000 करोड़ का कैपिटल रहेगा? ऑब्वियसली नहीं। तो इतना बड़ा अगर सोचा नहीं होगा तो उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए में भी नहीं लिखा होगा कि मैक्सिमम हम इतने शेयर्स इशू कर सकते हैं, इतना कैपिटल रेज कर सकते हैं, नहीं लिखा होगा। लेकिन अभी कंपनी बढ़ते जा रही है ना, कंपनी बढ़ते जा रही है और पैसों की रिक्वायरमेंट है, और फंड लाने के लिए हमें कैपिटल और भी रेज करना है, और ज्यादा शेयर्स इशू करने हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को। अब क्या करें? तो ऑफकोर्स अल्टरेशन करो ना यार, कैपिटल क्लॉज में अल्टरेशन कर लो। 1 करोड़ के जगह फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना है 10 करोड़ शेयर्स और 100 रुपए के एक, मतलब 1000 करोड़ इशू, मुझे इतना पैसा चाहिए, तो मैं वहां पे 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ शेयर्स अगर इशू करने हैं, मतलब मुझे चेंज करना है, दैट इज अल्टरेशन करना है कैपिटल क्लॉज में। तो कैसे करें? लेट्स सी। एओए ऑफ कंपनी ऑथराइज द अल्टरेशन इन कैपिटल क्लॉज। अरे फिलहाल तो हम एमओए देख रहे हैं बच्चों, याद है मुझे भी और आपको भी, लेकिन अल्टरेशन ऑफ कैपिटल अगर रहा तो एओए में लिखा जाता है कि आप ऑथराइज कैपिटल चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो कैपिटल क्लॉज इज अल्टर्ड फॉर रीजन लाइक, क्यों चेंज किया जाता है? इंक्रीज इन द ऑथराइज कैपिटल बाय इशूइंग न्यू शेयर्स। हम न्यू शेयर्स इशू करना चाहते हैं, ऑथराइज कैपिटल बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए कैपिटल क्लॉज में चेंज करना है। दूसरा क्या हो सकता है रीजन? कन्वर्ट फुल्ली पेड अप शेयर्स इनटू स्टॉक। ये थोड़ा बाउंसर है आपके लिए। कुछ फुल्ली पेड अप शेयर्स होते हैं, मतलब ऐसे शेयर जिनके पूरे पैसे आ गए उनको स्टॉक में कन्वर्ट करते आता है। ठीक है, तो वो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है हमें याद रखने की मुद्दे की बात क्या है? कैपिटल क्लॉज इज अल्टर बाय पासिंग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी इन जनरल मीटिंग। ओहो, अब तक हमने देखा जो क्लॉज थे, नेम क्लॉज हो, एड्रेस क्लॉज हो, ऑब्जेक्ट क्लॉज हो, हर जगह पे हमने एक ही चीज देखा, अगर आपको अल्टरेशन करना है तो जनरल मीटिंग कंडक्ट करके स्पेशल रिजोल्यूशन
सैंक्शन, स्पेशल रेजोल्यूशन से वो सैंक्शन करना पड़ेगा, राइट। लेकिन इस बार कैपिटल क्लॉज में क्या बोल दिया, जस्ट बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब सिंपल 51% मेजोरिटी, वोट कास्ट इन फेवर इज शुड बी मोर देन वोट कास्ट अगेंस्ट अ प्रपोजल। मतलब 100 में से 51 लोगों ने अगर बोल दिया यस हम एग्री है, कैपिटल आप बढ़ा सकते हो, तो हो जाएगा काम। लेकिन बाकी स्पेशल रेजोल्यूशन में कितने लोग लगते हैं, 100 में से 75। तो 100 में से 75% लोग जब यस बोलते हैं तब जाके फाइनल होता है, उसे बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। लेकिन ऑर्डिनरी मतलब 100 में से 51% लोगों ने बोल दिया यस कैपिटल बढ़ा सकते हो, तो कैपिटल क्लॉज में चेंज हो जाएगा। ऐसा क्यों सर, हर जगह पे स्पेशल है तो यहां पे ऑर्डिनरी क्यों? दो रीजन है। एक बात तो यहां पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पहले लाइन में दिया हुआ है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑलरेडी लिखा होता है कि हम कैपिटल क्लॉज में चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज, अरे इससे कंपनी की ग्रोथ हो रही है, अच्छी बात है ना बच्चों, अच्छी बात है, मतलब कंपनी और एक्सपांड हो रही है, तो इसमें ज्यादा वोटिंग की क्या कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मेजोरिटी लोगों ने बोल दिया फाइनल, ऑब्जेक्ट बढ़ा, मतलब ये नॉर्मल चीज है, कैपिटल तो बढ़ता ही है, जैसे बिजनेस बढ़ता है तो वैसे कैपिटल क्लॉज में चेंज होता है, तो ये नॉर्मल चीज है। ओके, नेक्स्ट लास्ट वन, द एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ओके, सो देखो ये क्या है, दिस इज द लास्ट क्लॉज ऑफ MOA एंड इट इज प्लेस इन द एट द एंड। ठीक है, तो ये याद रखना लास्ट क्लॉज है एसोसिएशन ऑफ MOA का लास्ट क्लॉज है एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ठीक है, लास्ट क्लॉज ऑफ MOA इट इज प्लेस एट द एंड। तो MOA जब बनाया जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो उसके एंड में लास्ट में लिखा जाता है कि सब्सक्रिप्शन क्लॉज या फिर एसोसिएशन क्लॉज क्या है, उसमें क्या क्या कंटेंट है, वो एंड में लिखा जाएगा। ठीक है, इन दिस क्लॉज, इस क्लॉज में क्या होता है, मुद्दे की बात, the subscriber to the memorandum make a declaration stating that they are desirous of forming a company as per the memorandum and agree to take a certain number of shares in the capital of company। हाँ देखो बच्चों, कंपनी अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग है, बहुत साल नहीं हुए, नई कंपनी है, कंपनी हम स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, स्टार्ट करना चाहते हैं तो सर सबसे पहले आप कंपनी रजिस्टर करवाओ। नाइस आइडिया, मैं गया कंपनी रजिस्टर करवाने। अब कहां पे जाऊं, ROC के पास। ROC बोले अरे भैया रुक जाओ, पहले डॉक्यूमेंट तो दो। मैंने बोला आपको क्या चाहिए, बोले MOA दो, AOA दो। मैंने बोला चलो AOA बाद में, पहले MOA बताओ क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मैं बोला ओके, मेमोरेंडम ला के दूंगा। तो उसमें 6 क्लॉजेस चाहिए, लेकिन हाँ कंपनी कौन स्टार्ट करना चाहते हैं। मैंने बोला हम जो 10 लोग दिख रहे हैं ना, मतलब आपको नहीं दिख रहे, कैमरा के सामने से मैं हूं, ये जो हम 10 लोग हैं ना, हम 10 लोग मिलके कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं। दे सेड ओके, लेकिन तुम 10 लोगों का भी तो कुछ कंफर्मेशन लगेगा। मैंने बोला क्या चाहिए आपको। उन्होंने बोला जो मेमोरेंडम बनाओगे ना, उसमें आपका नाम लिखना, साइन करना, बताना कि आप कितने शेयर्स ले रहे हो, क्योंकि आप अगर इसमें कंपनी में इन्वॉल्व नहीं होगे तो पब्लिक कैसे होगी, पहले आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा उसमें। ओके, सो देखो मैं रीड कर रहा हूं ग्रीन शेडेड वाला पोर्शन वापिस। इन दिस क्लॉज द सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम मेक अ डिक्लेरेशन दैट, इसमें एक डिक्लेरेशन होता है क्या, दे आर डिजायरस ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी, मतलब हम स्व इच्छा से वॉलेंटरीली हम कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, एज पर द मेमोरेंडम एंड एग्री टू टेक सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स इन द कैपिटल ऑफ कंपनी। तो उसमें लिखा जाएगा कि यस हम कंपनी वॉलेंटरीली स्टार्ट करना चाहते हैं, हम पे कोई प्रेशर नहीं है भाई, दबाव नहीं है, और हम इतने इतने शेयर्स भी लेने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो देखो इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी द मेमोरेंडम मस्ट बी साइन बाय एटलीस्ट कितने लोग हैं भाई, पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम 7 लोग चाहिए, और प्राइवेट कंपनी अगर फॉर्म कर रहे हो तो एटलीस्ट 2 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, और 1 सब्सक्राइबर ही सफिशियंट है। कब, अगर कंपनी होगी 1 पर्सन कंपनी, OPC के केस में। ठीक है, तो इतने लोगों के मिनिमम उस पर साइन होने चाहिए। ईच सब्सक्राइबर हैज टू पुट हिज नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन। भाई सिर्फ साइन करके काम नहीं बनेगा, हमें सब कुछ बताना पड़ेगा, हमारा नाम, एड्रेस और ऑक्यूपेशन, हम इसके साथ और क्या कर रहे हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 विटनेस हु शैल आल्सो पुट हिज डिटेल्स, और ये सब करते हुए एक विटनेस, चश्मदीद गवाह चाहिए, और उस चश्मे वाले का नाम इस पे साइन होना चाहिए। ठीक है, तो सब्सक्राइबर्स क्लॉज में जो
persons, minimum 7 in case of public, minimum 2 in case of private and minimum 1 in case of OPC। ये जो सब्सक्राइब ये कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके डिटेल्स दिए जाएंगे, सब्सक्राइबर्स के नाम, उनका एड्रेस, उनका ऑक्यूपेशन, उनकी साइन और एक विटनेस की भी उस पर सिग्नेचर लगेगी। और ये सब बन के एक करते करते सबसे पहले हमने कंपनी का नाम रखा था, राइट ना। कंपनी स्टार्ट कर रहे तो नाम रखो भाई, नामकरण किया नेम क्लॉज, फिर कहाँ पे प्लेस के लिए एड्रेस क्लॉज, देन हम क्या करना चाहते हैं बिजनेस में ऑब्जेक्ट क्लॉज, भाई जो शेयर होल्डर्स है उनकी लायबिलिटी कैसी रहेगी लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज मतलब कंपनी लाइफ टाइम में मैक्सिमम कितने शेयर्स इशू कर सकते हैं, दैट इज ऑथोराइज या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल जिसे बोलते हैं, तो वो इसमें था। और लास्ट में एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज जिसमें मेंबर्स को साइन करनी पड़ती है कि हम वॉलंटरीली कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, और इसी के साथ ये सब क्लॉजेस मिलके एमओए हो जाता है कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे हमारा टारगेट था, आज हमने क्लॉजेस ऑफ एमओए पार्ट 2 मतलब फाइनली हमने पूरा एमओए कंप्लीट कर लिया। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में विद द मोर एंड मोर एनर्जी, जिसमें हम देखेंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, बाय बाय।